आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोग पार्ट 1 अच्छी तरह से देखे होंगे और पार्ट 2 भी ध्यान से देखें और क्वेश्चन को सीखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेखक के बिंडवाना की बात करते हैं। बिंडवाना का स्वरूप क्या है? लेखक साहब ने बिंडवाना की बात करते हैं दोस्त। बिंडवाना की बात करते हैं, जानेंगे आंसर। लेखक के लिए बिंडवाना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में अभी के समय में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यानी इस युग में भी जात पात की कमी नहीं है, भेदभाव की कमी नहीं है। इसीलिए लेखक साहब कहते हैं कि बिंडवाना की बात करते हैं। आगे है 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। ले जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। यानी अभी के समय में समाज कार्य कुशलता के श्रम विभाजन चाहते हैं, कोई भी कार्य में बंटवारा की आवश्यकता मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग जब अपने कार्य में भेदभाव करते हैं और विभाजन करते हैं, इसी तरह से श्रम विभाजन भी एक तरह से काजी है, जातिवाद के पोषक है। अगला प्रश्न देखेंगे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? देखेंगे, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। ध्यान दोस्त, जैसे कि जाति प्रथा ये सबसे बड़ी बुराई है कि आपके पिता, आपके माता पिता या आपके दादा दादी जो कार्य कभी नहीं किए हैं, वो कार्य आपको भी नहीं करना होगा। जो वो पूर्वज ने काम किया वही काम को आपको ही करना पड़ेगा और उसी को अपनाना ही होगा। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जो पूर्वज करते थे वही कार्य आपको भी करना होता है, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष प्रमुख कारण बनी हुई है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। खोखा किन मामलों में अपवाद था? यानी खोखा ने किस मामले को नहीं मानते थे? सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम यानी सेन साहब का बेटा कासू यानी खोखा, इन्होंने घर में जो नियम बनाया गया था उस नियमों के मामलों में अपवाद था। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कासू किस मामले में अपवाद था, तो घर के बनाए गए नियमों में अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, यानी कासू को जो मन में आता था वही करता था, उससे अलावा कोई काम ही नहीं करता था। पर लड़कियों को ऐसी आजादी नहीं थी। पर लड़कियों को सेन साहब की 5 पुत्री थी, उन 5 पुत्रियों को कासू के तरह कोई किसी भी प्रकार की आजादी नहीं थी। अगला प्रश्न देखेंगे। मदन का चरित्र चित्रण करें, यानी मदन के बारे में बताइए। मदन बेस के दांत कहानी का एक पात्र है। मदन बेस के दांत कहानी का पात्र है। यह इस कहानी का नायक है। नायक यानी हीरो है, काची है, हीरो है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है, यानी मदन को थोड़ा भी डर नहीं आता है, डर लगता है नहीं, और सेन साहब के ड्राइवर क्या करता है, साथ विरोध करता है, विरोध करता है। एवं कासू इसके साथ गली में खेलने आता है। उसके बाद यानी विरोध करने के बाद वहां से मदन चला जाता है और उसके बाद कासू यानी कि सेन साहब के बेटे गली में खेलने आता है, तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देता है। यानी मदन सुबह से ही गुस्सा में था और कासू जैसा ही उसको
गली में आ गया खेलने के लिए। अब आया मदन को गुस्सा और उससे लड़ाई की बहाना कर उसे क्या कर दिया, दो दांत को तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है दांत? मदन दांत तोड़ देता है। मदन कौन था? तो मदन क्या था, सेन साहब के यहाँ काम करते थे, क्लर्क यानी कहीं गिरधर लाल जी थे, उनके बेटे हैं, ठीक है। और गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या करते थे, कार्यरत थे, मतलब काम करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? यानी समस्त भूमंडल यानी पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा भारत का सांस्कृतिक और संपदा, सौंदर्य, सुंदरता के वैभव के बारे में लेखक कहा, और क्यों कहा ऐसा? लेखक को क्या लगा कि भारत ही दुनिया का सबसे अच्छे देश है? देखिए जानते हैं लेखक साहब के अनुसार। लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा, ठीक है। क्योंकि अब क्यों का ध्यान नहीं, क्योंकि भारत में किसी भी संपदा का अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है। यानी सभी देश में जो भी कुछ है, ठीक है, वो भारत के अकेले है, ठीक है। सभी देश के पास जो भी कुछ है वो भारत में भी है, भारत को कम नहीं है उससे। भारत का सौंदर्य भी काफी आकर्षक है। यानी भारत का सौंदर्य अनेक कहने का मतलब दशा, वही स्थिति हो गया, जलवायु हो गया, ये सब अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो आकर्षक का केंद्र है। यहाँ नदियां भी है, यानी भारत में नदियां है, पर्वत एवं हरे भरे खेत है, लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी हरे भरे खेत होने के कारण, पर्वत पहाड़ नदियां तालाब होने से लोगों का मन क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। इसीलिए लेखक साहब कहे थे कि भारत कची है, सर्वसंपन्न देश और सर्विस देश है। अगला प्रश्न प्रश्न देखेंगे। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक साहब कह रहे हैं, यानी मैक्स मुलर साहब कह रहे हैं कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। चलिए लेखक कहते हैं, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में हो सकते हैं। और मैक्स मुलर साहब का कहना है कि सच्चे भारत दर्शन करना हो तो गांव में जाइए। कहाँ जाइए? गांव में जाइए, ना कि मुंबई में जाइए, दिल्ली कोलकाता जैसे शहर में, क्योंकि भारत के असली सांस्कृतिक ग्रामीण में निहित है। यानी भारत की असली पहचान, असली असली चिन्ह, जो भी कुछ असली देखना चाहते हैं आप, वास्तविक रियल, तो गांव में देखिए, शहर में कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेखक क्यों सा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है। यानी दुनिया के जितना भी देश है, सभी के इतिहास से हमारा भारत यानी अपना भारत देश सबसे अच्छा है। जिससे भारत की युवा सीख कर, जिससे भारत की युवा यानी आप लोग प्यारे मित्र, आप लोग अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है, और आप लोग भी बनाइए, मेहनत कीजिए और लगन से तैयारी कीजिए, अपने माता पिता के नाम उज्जवल कीजिए, ठीक है, अपने गुरुजन के भी नाम आगे ले जाए। अगला प्रश्न देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुए? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बात को लेखक साहब कभी चिंतन ही नहीं किए थे, लेकिन लेखक साहब की छोटी सी बच्ची है, उन्होंने पूछते हैं, लेखक से पूछा कि पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते? यानी उनकी छोटी सी लाडली पुत्री ने लेखक साहब से पूछते हैं, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते? तब जाके लेखक साहब को मन में विचार आया कि हाँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? अब उसके बाद लेखक साहब को मन में प्रश्न आने लगा, तो लेखक साहब ने सोचे कि नाखून अस्त्र के रूप में कहाँ तक संगत है, यानी नाखून को रखना
हमारे कहाँ तक सही हो सकता है? देखते हैं। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। लेखक के अनुसार हम लोग लेखक के अनुसार सोचेंगे तो हमें क्या है, नाखून रखना बहुत संगत है, यानी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अस्त्र से हम अपने सुरक्षा करते हैं। अस्त्र यानी हथियार से हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। यानी पहले के समय में लोगों के पास कोई हथियार नहीं था, वो अपना नाखून के सहारा ही लेते थे कोई कार्य करने के लिए। इसीलिए लेखक साहब कहते हैं कि नाखून अ- अस्त्र के रूप में देखना हद तक संगत है, क्योंकि लेखकों क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे, राइट। यानी हम लोग लाखों वर्ष पहले क्या थे, आदि मानव थे। क्या थे, आदि मानव थे, और अपने सुरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे। यानी हम लोग आदि मानव, यानी हमारे पूर्वजों ने या हम लोग ही जो पिछले जन्मों में क्या थे, आदि मानव थे, और हम लोग अपने खुद के बचाव के लिए, अपने फेवर के लिए नाखून का इस्तेमाल करते थे। इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। यानी नाखून अत्यधिक जरूरी थी, अभी भी जरूरी है। अगला प्रश्न, बार मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? नाखून क्यों काटता है, देखेंगे। मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्श्व वृत्ति, यानी कहने के मतलब यानी पुराने चिन्हों को भुला देना चाहता है। अभी के मनुष्य सेल्फिश होने के कारण चाहते हैं कि हमारा कोई भी पुराना यानी आदि मानव का चिन्ह न रहे, जिसके लिए उन्होंने नाखून को बार बार काटते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी नाखून खत्म नहीं होगा, ये हमारा निशानी है आदि मानव के। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? अब याद देखेंगे, दो करीब 2 सदी पहले इस युग इस लिपि के टाइप बने। किसका टाइप बने, देवनागरी लिपि का टाइप बने, और इसमें पुस्तक छपने लगी। टाइप बनने के बाद इस देवनागरी लिपि में पुस्तक भी छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। क्या आ गई, इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। चलिए प्रश्न देखेंगे, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देखेंगे सर, देवनागरी लिपि में हिंदी हिंदी संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। और सी भाषाएं हैं जो सभी ने देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे। यानी गुर्जर प्रतिहार जो है, जो कहाँ से आए थे, भारत के बाहर से आए थे, अदर कंट्री से आए थे। कब आए थे, 8वीं सदी से पहले अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था। उन्होंने 8वीं सदी से पहले आए और अवंती प्रदेश में अपना शासन कायम कर लिया, नहीं करो शासन करने राजा बन गया। बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार जमा लिया। कौन, गुर्जर प्रतिहार ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। यानी पहली बार अपने बहादुर को देखे पहली नजर में, और बहादुर के बारे में क्या आपको विचार आया, ठीक है, इसके बारे में बताना है। लेखक साहब कहेंगे, लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे बहादुर, यानी लेखक साहब ने पहली बार बहादुर को कहाँ देखते हैं, स्टेशन पर। कहाँ देखते हैं, स्टेशन पर देखते हैं, और देखते हैं बहादुर की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और देख कर कहते हैं कि 12 से 13 वर्ष का गोरा रंग, इसका बहादुर रंग कैसा था, गोरा था, चपटा सा मुंह था, हाफ पैंट हाफ शर्ट पहने हुआ था, भूरा रंग का जूता पहने हुआ था, गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिए हुए खड़ा था। यानी गले में रुमाल बांधे हुआ था, जैसा लगता है कि स्काउट बांधने का बना हुआ है, और स्काउट बना हुआ है, जैसे आप लोग देखे होंगे फिल्म वगैरह में देखेंगे, गर्दन में एक उजला सा या लाल कपड़ा बांध लेते हैं, या आप लोग देखेंगे वकील लोगों को देखे होंगे गले में लगे हुए काले काले या उजले वाला, उसको क्या कहते हैं, स्काउट कहते हैं। क्या कहते हैं, उजला जो लगा उसको कहते हैं स्काउट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? बहादुर ने अपना घर छोड़ क्यों चला गया? बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के काम काज में हाथ बटाए।
यानी बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर हमारा कामों में क्या करे, हाथ अपना बटाए और हमें क्या करे, सहायता करे। परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था। बहादुर कभी भी माँ के कामों में हाथ नहीं बटाता था। इसीलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी, यानी बहादुर की माँ बहादुर से हमेशा गुस्सा में रहती थी, रूठी हुई रहती थी। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को पीटा था। अनेक दिन बहादुर ने भैंस को चराने के लिए ले गया पहाड़ी इलाका, पहाड़ी में। और उसके बाद वहां उधर उसका क्या, खूब बहादुर ने माँ की जो प्यारी भैंस थी उसको बहुत पीटता है, बहादुर बहुत पीटता है। जिसकी कल्पना कर माँ ने, जब घर लौट के बहादुर आता है भैंस लेकर, तो भैंस को देखकर माँ के मन में कल्पना होता है, और माँ ने भी बहादुर को बहुत पीटा, कल्पना किया, और माँ ने बहादुर को बहुत क्या कर दिया, पीट देता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर भाग गया, और बहादुर का गया माँ को मार के मारा, और माँ से का गया गुस्सा होकर बहादुर उठ का गया, घर छोड़कर ही भाग जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? जब बहादुर लेखक साहब अमरकांत जी के घर आए, तो अमरकांत जी के घर वाले और अमरकांत जी को कैसा प्रभाव हुआ, कैसा प्रभाव आया, यानी बदलाव, चेंज। बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह सफाई होने लगी। यानी बहादुर के आने से पहले अमरकांत जी का घर नौकर न होने की वजह से अच्छी तरह साफ सफाई नहीं होता था। जब बहादुर आया तो बहादुर ने अच्छी तरह से कार्य किया और घर को अच्छी तरह साफ सुथरा करता है। घर के सदस्यों को काफी आराम मिलने लगा जब बहादुर जाहिर सी बात है, जब कोई लोग काम आपको घर आएगा और सारा काम अपने आप कर लेगा, तो आपको काम करना ही नहीं पड़ेगा, तो आपको आराम ही आराम मिलेगा। तो उस तरह से बहादुर आता है, अमरकांत जी के घर के सारे काम करता है, और क्या मिलता है, आराम ही आराम उनको पूरा परिवार को मिलता है, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य बहादुर करने लगा था। छोटे से छोटे बड़ी बड़ी काम भी बहादुर, मतलब कि घर के काम संभाल लिया करता था। ठीक है, खाना पीना जो भी हो, कपड़े साफ सुथरा करना, ये छोटी मोटी काम भी मतलब कि बहादुर ही कर लेता था। अगला प्रश्न, आए घर आए रिश्तेदारों ने कैसे प्रपंच रचा और क्या परिणाम निकला? यानी अमरकांत जी के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं और कुछ प्रपंच रचता है। उस प्रपंच का निष्कर्ष क्या होता है, परिणाम क्या होता है, देखेंगे। लेखक के घर आए रिश्तेदार ने 11 रुपए खो जाने का प्रपंच रचा। आपसे कुछ न पूछेगा रिश्तेदारों ने कितने रुपए के प्रपंच रचे, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्त 11 रुपए। कितना चाहिए, 11 रुपए। उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफी कठिनाइयों की सहनी पड़ी। जब प्रपंच रचा रचा उनके रिश्तेदारों ने, उसके बाद से बहादुर को अधिक कठिनाई झेलने पड़ा। और उनका रिश्तेदार प्रपंच क्यों रचा, प्रपंच रचने का वजह था कि मिठाई न लाने पर घर पर एक बहाना, ठीक, और परेशानी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफी उदास रहने लगा। जिस दिन से लोग उनके घर वाले यानी अमरकांत जी के घर वाले लोग उस पर अत्याचार जैसा मतलब कि व्यवहार करने लगा, असहनीय काम करवाने लगा, और घर वाले भी बात बात पर उसे डांटने और मारने लगे। अमरकांत जी घर वाले जितना भी लोग सदस्य हैं, जो बात बात पर बहादुर को पीट दिया करते हैं, और सही भी रहे गलत भी रहे सोचते से नहीं, और क्या करते थे, बार बार डांट देते थे और पीट देते थे। और आप देखेंगे 19 नंबर, परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, यानी जो लोग अभी के समय बदलना चाहते हैं और क्रांतिकारी साहित्य, ऐसा साहित्य लिखना चाहते हैं जिससे लोग पढ़े और बदलाव आवे, इतना बदलाव आवे कि लोग अपने आप को सही ढंग से कार्य कर पाए, और जिस उनके लिए साहित्य परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है। यानी परंपरा यानी जो हमारा पूर्वज का ज्ञान है, ये होना जरूरी है। ये होगा तभी क्रांतिकारी साहित्य लिखा सकता है और सही क्रांतिकारी लोग बन सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में आप लोग ध्यान देंगे, एग्जाम में आने वाले प्रश्न को व्यू से एक एक प्रश्न को छांट कर लिखा जाता है। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर
यानी कमेंट करें वीडियो में और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और आप सभी को फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा, हर एक सिलेबस का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। 20वां प्रश्न, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लेखक और सॉरी लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध है। क्या संबंध है? बिरजू महाराज को लखनऊ और रामपुर से गहरा संबंध था, क्योंकि उनकी तीनों बहनों का जन्म रामपुर में एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। यानी बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था और बिरजू महाराज के 3 बहनें थी, तीनों बहनें का जन्म रामपुर में हुआ था, इसीलिए बिरजू महाराज को रामपुर और लखनऊ से अत्यधिक गहरा संबंध। बिरजू महाराज का भी कई बार यानी बिरजू महाराज भी कई बार लखनऊ आना जाना होता था। यानी कहने का मतलब रामपुर आते थे बिरजू महाराज और यानी रामपुर भी आते जाते थे और लखनऊ भी आते जाते था, नहीं दोनों जगह मतलब आते जाते रहते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दे। यानी बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और उनके बारे में आप संक्षिप्त में बताएं। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता ही थे। पूछेगा बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो उनके पिताजी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है मेरे प्यारे दोस्त। उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य सीखा था, यानी कहने अपने पिताजी से ही बिरजू महाराज नृत्य सीखे, यानी डांस सीखे, गाना बजाना भी कुछ सीखे। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे। यानी बिरजू महाराज के पिता क्या थे? एक नर्तक थे। नर्तक मतलब डांसर थे। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे। यानी बिरजू महाराज के पिताजी स्वभाव में क्या थे? बहुत अच्छे थे, बोल विचार के अच्छे थे। ठीक है, लोगों से भी अपने विचार को कभी मतलब विरुद्ध नहीं बोलते थे, अच्छे से बात करते थे। वे अपना सुख दुख दूसरों के साथ साझा नहीं करते थे। इन्हें किसी तो प्रकार के कष्ट या दुख होता था कि लोगों से मतलब कि साझा नहीं करते थे, खुद के मतलब दुख को खुद से सुलझाने का काम करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिमन्यु क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? देखेंगे, अभिमन्यु दक्षिण फ्रांस में, ये कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। पूछा जाए आपसे अभिमन्यु कहाँ है, तो बोलेंगे दक्षिण फ्रांस के। कौन सी नदी किनारे बसल है? तो रोन नदी किनारे बसा है। कौन सा शहर है? तो आप लोग बताएंगे पुराने शहर है। यानी आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन छूटना ना चाहिए दोस्त। अगला प्रश्न देखेंगे, हर वर्ष अभिमन्यु में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? यानी हर वर्ष वहां पर कैसा उत्सव मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? हर वर्ष अभिमन्यु गर्मी के समय में, कब होता है? गर्मी के समय में एक एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह होता है। कौन सा समारोह होता है? तो आपको जवाब क्या चाहिए? लोकप्रिय रंग समारोह। कौन सा होता है? लोकप्रिय रंग समारोह। अब कब होता है? तो गर्मी के समय में। कब होता है? गर्मी के समय में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ला सतलुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल का उसका क्या उपयोग होता है? ला सतलुज अभिमन्यु, ध्यान दीजिए दोस्त, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया अभिमन्यु में, यहाँ पर आधा न होना चाहिए। देखेंगे ध्यान से, शहर में ईसाई धर्म का मठ हुआ करता था। पहले क्या होता था? ईसाई धर्म का मठ हुआ करता था, परंतु अब उसे काला केंद्र बना दिया। किसको? ला सतलुज, ध्यान दिया, उसे काला काला केंद्र बना दिया, यानी वहां पर लोगों को शिक्षा दीक्षा दिए जाते हैं। ठीक है, देखेंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्त, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और कमेंट करें कि हमें सर पीडीएफ चाहिए, जो विषय का पीडीएफ आपको चाहिए वो विषय के पीडीएफ आप बोलेंगे।